Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, students, today we are going to learn the first poem of the second unit, that is Animals. So, actually, this poem is composed by American poet Walt Whitman, who was born in 1819 and died in 1892. So, if we speak about this poet, so as we can see on the screen, a major figure in early American poetry. So बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोएम जो अमेरिकन पोइट्री में उनको माना जाता है, वॉल्ट विटमन. So in an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break and with a tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in a free verse. So I can say that he is often called the father of free verse. उन्हें फ्री वर्स का फादर कहा जाता है. उसे हम हिंदी में मुक्त काव्य ऐसा कहते हैं. जो विटमैन है उन्होंने जो भी ट्रेडिशन है उन्हें डिफाइड किया है. वी कैन से दैट विटमैन डिफाइड ट्रेडिशन एंड रोड पोएम्स विदाउट अ राइम स्कीम. जो भी हम कहते हैं कि राइम स्कीम वगैरह रहती है पोएम को, और राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो वैसे राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम उनके पोएम में हमें देखने को नहीं मिलती है. एक्चुअली ही रोट हिज पोएम इन अ फ्री वर्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फ्री वर्स. वी कैन सी उनके जो पोएम्स है मुक्त काव्य कहे जाते हैं. एक रिवोल्यूशनरी जो टाइप उन्होंने यहाँ पे लाया है, एक फॉर्म उन्होंने एक पोएम का लाया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है. यू कैन से वी एंड एक्चुअली his poems were without rhyme scheme, like that way. If we see defy traditions means क्या है, तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया है. देखो यहाँ पे नॉन कन्फर्मिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, जो भी उन्हें एक संप्रदायवादी कहते हैं, जो भी एक प्रचलित धर्म होता है, ट्रेडिशंस होते हैं या विश्वास होता है, उनका विरोध करना. उनको चुनौती देना, उनकी अवहेलना करना, ऐसा एक व्यक्ति. इन ऑल रेस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ, उनके जो सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ में भी वो जो भी ट्रेडिशंस थी, हमारे कल्चर जो था उनको नहीं मानते थे. उस कल्चर को छोड़ के, ट्रेडिशंस को छोड़ के वो अलग दिशा में जाते थे. उन ट्रेडिशंस को वो मानते नहीं थे, उनको जो लगता था वही वो करते थे. उनको उनके जो रूल्स है, उनकी जो लाइफ जीने के जो भी एक क्या कह सकते हैं आप, आइडल्स थे, वो भी उनके खुद के थे. एक्चुअली ही वॉज नॉट फॉलोइंग एनी ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी आल्सो. सोसाइटी में अगर फॉलो नहीं करते तो उनका जो काम था लिखने का, कंपोज करने का, उसमें भी उन्होंने एक चेंजेस लाए थे. और एक रिवोल्यूशनरी चेंज उन्होंने लाया था, और उसमें उन्होंने फ्री वर्स फॉर्म में काव्य लिखना चालू कर दिया था. तो देखिए आज उनकी ही एक हम पोएम देखने जा रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज एनिमल्स. बहुत ही खास पोएम है. और रियली इफ़ वी सी द 2 lines they have given here, the introduction of the poem, the poet tells us that he feels more at home with animals than humans, what he finds complicated and false. I can say that Walt Whitman prefers animals over human beings. यहाँ पे एक बताया गया है कि एक्चुअली इन्होंने डिस्कस किया है, पोइट ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एक्चुअली उनका जो लव था एनिमल्स के लिए, वो बताने जा रहे हैं यहाँ पे. और वो एनिमल्स को क्यों प्रीफर करते हैं देन ओवर ह्यूमन बींग्स. ओके, तो ह्यूमन बींग्स से भी ज़्यादा उन्हें एनिमल्स क्यों अच्छे लगते हैं, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया. और इसी पोएम में डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बींग एंड द एनिमल्स, ये भी उन्होंने बताने का काम यहाँ पे किया है. तो बहुत ही एक खास पोएम है, और एक बहुत ही डिफरेंट एक फिगर ऑफ स्पीच भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो इतने दिनों में हमें देखने को नहीं मिला है. विच कॉल्ड एज एनाफोरा. एनाफोरा एक ऐसा एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. व्हेन 2 or more than 2 lines
बिगिंस विद द सेम वर्ड्स स्क्वाड एज एनाफोरा। वो भी हम देखेंगे कौन सी लाइन है और कौन से वर्ड्स है जो रिपीट हुए हैं हर एक लाइन में, और मोर देन 2 लाइन्स जो दो और 2 लाइन से ज़्यादा लाइन से उन्हीं वर्ड से शुरुआत हुई है, तो उसे हम एनाफोरा ऐसा एक फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो भी हमने इतने दिन तक एलिट्रेशन वगैरह लाइक ऐसे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच देखे हैं, लाइक एलिट्रेशन होगा, लाइक रिपीटेशन होगा, एनोमेटोपिया होगा, ऐसे जो टोटोलॉजी है, ऐसे जो हमने जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच देखे उनसे थोड़ा सा अलग एक एनाफोरा एक हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए जस्ट आई विल रीड द पोएम एंड एक्सप्लेन यू all the lines as well as the vocabulary. Okay, yes, let's start. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So actually जो पहली 3 लाइन है उनके बारे में हम देखते हैं पहले। So पोएट शुरुआत में कहते हैं कि I think I could turn. So यहाँ पे टर्न का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे दिया है देखो। So टर्न का मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्म। तो कवि यहाँ पे कह रहे कि एक्चुअली कौन सा ट्रांसफॉर्म उनके ज़िंदगी में आ सकता है। सो टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। सो अभी जो पोएट कहते हैं कि एक्चुअली ऑल द ह्यूमन बींग्स दे लिव टुगेदर with other human beings, yes or no? So he says actually I will turn or I could turn, I think I could turn. He's saying actually his own view, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे बताने जा रहे हैं। एक्चुअली he says actually I could turn from the human beings and actually I will live with the animals, और मैं एनिमल्स के साथ रहना प्रीफर करूँगा, ऐसा उनका कहना है। सो एक्चुअली वाई इट्स सो, क्यों ऐसा कहते हैं एक्चुअली कि ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा उन्हें एनिमल्स के साथ रहना पसंद है और वो रह सकते हैं, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली सी से एक्चुअली दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट। सो एक्चुअली एनिमल्स में कौन सी क्वालिटीज़ है और ह्यूमन बींग में वो क्वालिटीज़ नहीं है। सो एक्चुअली वो भी आपको जानना होगा। तो एनिमल्स में कौन सी क्वालिटीज़ है, एक्चुअली दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट। सो एक्चुअली यहाँ पे प्लासिड का मतलब क्या होता है। सो प्लासिड का मतलब होता है, यहाँ पे दिया है देखो, नॉट ईजिली अपसेट। सो प्लेसिड का मतलब होता है वो कभी भी इजीली अपसेट नहीं होते, वो बहुत ही काम होते हैं, पीसफुल होते हैं। इसका ही मतलब है देखो, प्लेसिड का मतलब ये भी होता है कि काम, CALM काम, और पीसफुल PACE या फ्यूयल। सो एक्चुअली पीसफुल। सो प्लेसिड का मतलब वो बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही पीसफुल होते हैं, शांत स्वभाव के, और सेल्फ कंटेंट। अब सेल्फ कंटेंट का मतलब यहाँ पे होता है सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पे दिया है देखो, सेल्फ सफिशिएंट मीन्स वी कैन से वो सेटिस्फाइड होते हैं, जो भी उनको मिलता है, जो भी उनके जीवन में होता है, सेटिस्फाइड होते हैं, जो भी जीवन जीते हैं। सो एक्चुअली दे आर सेटिस्फाइड विद दोज ऑल द थिंग्स। सो एज वी सी वी आर नॉट काम, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग एल्स। इफ वी गेट द वन हाउस, वन होम, अ कार, देन ऑल्सो वी क्रेव फॉर द मोर, ऐसा नो, हमें लगता है और मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। सो एक्चुअली हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। मगर अगर हम देखें एनिमल्स, जो भी उन्हें मिलता है वो उन्हीं चीज़ों से सेटिस्फाइड होते हैं। ओके, तो एक दो यहाँ पे क्वालिटी बताइए। तो एक्चुअली दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट मीन्स एक्चुअली दे आर वेरी काम, पीसफुल एंड दे आर सेटिस्फाइड वॉट एवर दे आर हैविंग इन द लाइफ। ओके, yes, so that's why he says I stand and look at them long and long. So कवि यहाँ पे कहते हैं कि actually he says that I can live with them for long hours. Okay, so बहुत देर तक, बहुत दिनों तक मैं उनके साथ रह सकता हूँ, ऐसा कवि यहाँ पे कहता है। So he said that, or we can say that the poet is fascinated by animals and he can gaze at them for hours. उनके तरफ वो hours तक वो देख सकते हैं, उनको देख के वो आनंद ले सकते हैं, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही खास लाइन्स है। एक एनिमल्स को देखने से उनको शांति मिलती है, अच्छा लगता है। मगर अगर हम यहाँ पे देखें कि ह्यूमन बींग्स की तरफ देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें रहती है कि जो हमें पसंद नहीं होती, उनके साथ नहीं रहना मालूम होता है। तो देखिए
कौन सी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स में होती है और वो एनिमल्स में नहीं होती, इसलिए कवि को एनिमल्स के साथ रहना पसंद है। ओके, अगली लाइन देखते हैं। They do not sweat and they whine about their condition. They do not sweat and whine about their condition. So यहाँ पे कवि कहते हैं एक्चुअली they do not sweat. हाँ, अगर हम देखें कि एक्चुअली मेहनत करते हैं, स्वेट मीन्स यहाँ पे मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, हम कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसलिए हम बहुत बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं। एक्चुअली वी ट्राई टू अचीव मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्चुअली एनिमल्स ज़्यादा स्वेट नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उनका कुछ भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है लाइफ में। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और उनकी जो भी कंडीशन होती है उस कंडीशन के बारे में वो एक्चुअली कभी कंप्लेन नहीं करते। यहाँ पे वाइन का जो मतलब है WHI, यानी जो वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे वाइन का मतलब होता है अ लॉन्ग और हाई पिच्ड साउंड, उसे आप कह सकते हैं, या कंप्लेन मॉर्नफुली। ओके, वो कभी कंप्लेन नहीं करते कि यार मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मुझे खाना नहीं मिलता, ये बातें वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। सो कंप्लेनिंग इज़ अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। बस मेहनत करते रहो और हमारे जीवन में कुछ भी रहो, कितनी भी संपत्ति रहो, कितना भी आनंद रहो, मगर एक्चुअली वी विल कंप्लेन अबाउट आवर कंडीशन। हम हर बार देखते हैं यार दूसरा कितना हैप्पी है, कितना उसके पास पैसा है, बस हम उसी के बारे में सोचते हैं और कंप्लेन कहते रहते कि एक्चुअली कंप्लेन करते रहते कि यार मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, मगर ये नहीं देखते कि मेरे जीवन में क्या है। सो एक्चुअली दिस इज़ वेरी वी कैन से बैड थिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स। एक्चुअली हियर द पोएट इज क्रिटिसाइजिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, सो दे डू नॉट लाई अवेक, देखो अगली लाइन देखिए, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स। तो अगर हम देखें एक्चुअली रात को भी हम शांति से नहीं सो सकते हैं, ऐसा नो, वी जस्ट लाई अवेक, हम वैसे ही जगते रहते हैं कि एक्चुअली यस मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, बस उसके ही बारे में सोचते रहते हैं और नींद हमें अच्छी तरह से नहीं आती। अगर हम देखें कि एक्चुअली एनिमल्स दे कैन स्लीप वेरी कामली, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है, कुछ भी उनको डर नहीं होता है, कुछ भी उनके मन में नहीं आता है, मगर एक्चुअली दे कैन स्लीप वेरी नाइसली, ऐसा नो। सो मगर हम नहीं सो सकते। एंड वी फॉर देयर सीन्स, और हमने जो भी गलतियाँ की है, सीन्स मीन व्हाट, जो भी गलतियाँ गुनाह किए उनके बारे में हम लेकिन क्या करते हैं, रोते रहते। वीप का मतलब यहाँ पे होता है क्राई। क्राई मीन्स रोना। सो हम सारी मीन्स एक्चुअली कंटिन्यूसली रोते रहते कि एक्चुअली यस मैंने ये गलती की है, मैंने वो गलती की है, उसके बारे में सोचते हैं। यस हम अच्छी नींद नहीं ले सकते, तो एक्चुअली जो भी चिंता वगैरह वरी हमारे जीवन में है, उनके जीवन में नहीं है। सो एक्चुअली दैट्स व्हाई ही सेज एक्चुअली एनिमल्स आर बेटर देन द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो चलिए अगली लाइन है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और एक बात है, मेक मी सिक का मतलब होता है डिस्गस्ट मी। ओके, तो कवि को वो परेशान नहीं करते, ऑफेंड नहीं करते, ऐसा नो कि एक्चुअली यस हमारी ड्यूटीज़ क्या है गॉड की तरफ, यस वी हैव टू प्रे टू गॉड, यस डेली वी हैव टू गो टू द टेम्पल, मैनी थिंग्स, हमें ऐसा करना चाहिए गॉड के लिए, गॉड की प्रेयर करनी चाहिए, गॉड को ये मांगना चाहिए, गॉड को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ऐसे हमारे ये नहीं किया तो गॉड हम पे गुस्सा हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज़ हम बताते रहते हैं और उस ड्यूटीज़ सुनने के बाद हमें बहुत ऐसा टेंशन आता है, परेशान हो जाते हैं। वो ऐसा एनिमल्स पोएट को कभी परेशान नहीं करते हैं, ऐसा कवि का कहना है कि ड्यूटीज़ के बारे में हम कभी बोलते नहीं है, तो सॉरी हम बोलते हैं मगर एक्चुअली एनिमल्स कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। अगर हम देखें ये जो 3 लाइन है, ये तीनों लाइन दे डू नॉट एंड दे डू नॉट, सेम वर्ड से शुरुआत तीनों लाइन की हुई है, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि एक्चुअली
व्हाट इज द फिगर नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज एनाफोरा। मैंने आपको कहा था कि कुछ डिफरेंट एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एनाफोरा नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मोर देन 2 लाइन्स और इफ 2 लाइन्स आर देयर बिगिनिंग विद द सेम वर्ड्स इज कॉल्ड एज एनाफोरा। ओके, तो चलिए आगे की लाइन देखते हैं। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of the owning things। ये 2 लाइनें देखो, हम ये देखेंगे। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। So dissatisfied, यहाँ पे एक भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है। उसकी जो स्थिति है, जो भी कंडीशन है, वो सेटिस्फाइड है जो भी है उनकी लाइफ में। उसके बारे में वो कभी गलत नहीं सोचते, वो कंटेंट रहते हैं। ओके, सो नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, यहाँ पे जो डिमेंटेड है उसका मतलब होता है बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर और एक्साइटमेंट। यहाँ पे डिमेंटेड का मतलब होता है कि एक्चुअली मैड, और ये मैड मीन्स आपको कह सकते कि एक्चुअली एक बात का पागलपन होना। द मैनिया यहाँ पे मैनिया भी वर्ड आया है, उसका भी मतलब होता है क्रेज़, पागलपन। अगर हम देखें कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ में एक क्रेज़ होता है कि यस ओन द थिंग्स, ये जो वर्ड है देखो, ओनिंग थिंग्स, तो उन्हें मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे मेरे घर होना चाहिए, मेरी एक संपत्ति होनी चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम सोचते हैं और वो चीज़ें पाने के लिए हम पागल हो जाते हैं। तो वो पागलपन हमें एनिमल्स में दिखाई नहीं देता है। तो वो जो भी उनके पास है वो सेटिस्फाइड होते हैं एक्चुअली, बट वी आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। सो ह्यूमन बीइंग को क्रिटिसाइज़ किया है कि हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, पागलपन होता है हमें कि एक्चुअली यस आई वांट टू ओन दिस थिंग। अगर किसी के पास हमने देखा है कि यस यार इसके पास बहुत ही खास कार है, बहुत ही एक्सपेंसिव कार है, वैसी कार मुझे चाहिए। सो एक्चुअली ओनिंग थिंग्स, जो उसका क्रेज़ हमें होता है, मगर वो क्रेज़ हमें एनिमल्स में नहीं दिखाई देता है। और कभी भी वो कहते हैं कि उनमें ये एक क्रेज़, ये पागलपन नहीं होता है। देखिए अगली जो 2 लाइन्स है, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो नील्स यहाँ पे KNEELS, नील्स का मतलब होता है टू गो डाउन बाय बेंडिंग द नीज, मीन्स इसका मतलब होता है झुकना। तो हम देखते हैं कि हम अदर पीपल के सामने झुकते कुछ पाने के लिए, और जो लोग हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो हमारे सामने होते हैं, उनके सामने झुकते। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, हमें ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर हम देखें कि एक्चुअली एनिमल्स कभी उनके एंसेस्टर्स के बारे में नहीं सोचते। एक्चुअली हमारे ब्रदरहुड जो होता है, उनकी माँ जो होती है, पेरेंट्स जो होते हैं, उनके बारे में वो कभी भी सोचते नहीं हैं। एक बार बड़े हो जाते, बस उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनकी माँ कौन है, उनका बाप कौन है, कुछ पता नहीं होता है, और उनके बारे में वो कभी सोचते भी नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमारे एंसेस्टर जो मर गए हैं, उन आज भी हम देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट एवर द एंसेस्टर्स आर देयर ऑफ फ्रॉम आवर फैमिली, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम से हम खाना खिलाते। तो जो सालों पहले गुजर गए हैं उनके बारे में हम आज भी सोचते हैं और पीछे ही रहते हैं। ओके, तो ऐसा काम हम एनिमल्स में नहीं देखते हैं। ओके, तो ये एक बात है। हम सालों पहले जो एनिमल्स हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो भी अदर पीपल है, उनके सामने हम नील होते हैं, मीन्स एक्चुअली झुकते हैं, ऐसा नो, मगर ऐसा एनिमल्स में देखा नहीं जाता है। सो देखिए अगली लाइन है, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। देखिए बहुत ही खास लाइन है, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल। यहाँ पे रेस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है, तो टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यहाँ पे हैप्पी एंड अनहैप्पी मीन्स एक्चुअली यहाँ पे 2
अपोजिट वर्ड से, तो हम इसे कह सकते हैं कि एंटीथेसिस नाम का एक यहाँ पे वर्ड आया हुआ है. सो एंटीथेसिस नाम का एक फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आया हुआ है. तो यहाँ पे जो पूरा अर्थ है, पूरी जो दुनिया है, इस दुनिया में एक भी एनिमल बहुत हैप्पी नहीं है और अनहैप्पी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो कहते हैं. मैं यहाँ पे द होल अर्थ, जो एक एग्जैगरेशन का एक यहाँ पे पॉइंट आया हुआ है कि एक भी एनिमल हैप्पी भी नहीं है, बहुत उसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है, और एक एनिमल अनहैप्पी भी नहीं है, सब सरीके हैं, सब एक जैसे है, ऐसा कहा गया है. सो एक्चुअली एक जैसे कभी नहीं हो सकते. एग्जैगरेशन की एक आइडिया यहाँ पे आई हुई है. तो यहाँ पे एग्जैगरेशन जब होता है तो डेफिनेटली वी कॉल एज अ हाइपरबोल ऑफ फिगर, हाइपरबोल नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे होता है. तो दो फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में, एक है एंटीथेसिस और एक है क्या कहते हैं आप उसे, हाइपरबोल. यस, उस ये एक फिगर ऑफ स्पीच हम यहाँ पे दे सकते हैं. तो सभी एनिमल एक जैसे है, कोई हैप्पी कोई अनहैप्पी नहीं है, कोई किसी को रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है, किसी को रिस्पेक्ट कम मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सब एनिमल्स एक जैसे ऐसा कहा जाता है. मगर हम देखते हैं कि एट द ह्यूमन बींग्स में कोई बहुत रिस्पेक्ट उसे मिलता है, कोई खूब बहुत हैप्पी होता है और कोई अनहैप्पी होता है. मगर उनके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. सॉरी, आगे बढ़ने से पहले हम देखें कि ये तीन लाइन नॉट वन एंड नॉट वन, ये भी तीनों लाइन एक ही सेम वर्ड से शुरुआत हुई है. सो यहाँ पे भी एनाफोरा नाम का भी फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. सो व्हाट एवर द रिलेशंस आर देयर, तो ये सभी जो एनिमल्स है कवि को उनके रिलेशंस दिखाते हैं. सो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली उनकी जो रिलेशनशिप है विद द पोएट, ऐसा नो. सो एक्चुअली दे शो इन अ वेरी सिंपल वे, एंड एक्चुअली जो भी रिलेशंस हुए वो दिखाते हैं. उनके जो भी जेस्चर्स होते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, उनसे उन्हें पता चलता है कि कुछ भी रिलेशन वो दिखा रहे हैं. एंड एक्चुअली पोएट ऑल्सो एक्सेप्ट देम वेरी सिंपली, वी कैन सी. ओके, पोएट भी यहाँ पे उनके जो भी रिलेशंस है वो एक्सेप्ट करता है कि यस उनके रिलेशंस है डेफिनेटली. यस, चलो आगे बढ़ते हैं. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि टोकन्स का मतलब होता है वर्चूज, जो भी क्वालिटीज़ होते हैं वो दिखाते हैं. इवेंट्स का मतलब होता है शो, इंडिकेट, लिख ले सकते हैं आप. इवेंट्स का मतलब होता है शो और इंडिकेट. सो ऑल द एनिमल्स वट एवर दे हैव द वर्चूज और द क्वालिटीज दे शो वेरी क्लियरली, और वट एवर द पोजिशंस आर देयर एट एनिमल्स. मीन्स पोजिशंस कौन से हो सकते हैं कि जो भी उनके क्वालिटीज़ है, वर्चूज है उनके, उनमें जो भी गुण है वो क्लियरली दिखाते हैं कि किन्हें, कवि को. और उनमें कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती थी. इनोसेंस है उनमें, सिंप्लिसिटी है, कंटेनमेंट है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं. ये जो भी क्वालिटीज़ होती है वो उन्हें दिखाते हैं किन्हें, पोएट को. सो वेरी क्लियरली वो दिखाते हैं. एंड एक्चुअली इसीलिए यहाँ पे कवि उनके जो रिलेशनशिप है उसे एक्सेप्ट करते हैं. देखो, मगर आज अगर हम देखें कि ये जो क्वालिटीज़ है हमें नहीं देखी जाती है, तो इसीलिए कवि यहाँ पे अगली लाइन में कहते हैं आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. तो कवि कहते हैं कि एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड, वेयर डू दे गेट दिस ऑल द टोकन्स, ऑल दिस क्वालिटीज, ऑल द लाइक वी से वर्चूज, जो भी इनमें इनोसेंस होता है, जो भी सिंप्लिसिटी होती है, कंटेनमेंट होता है, सेटिस्फाइड होती है, कामनेस होता है, काइंडनेस होता है, ये सारे जो टोकन्स है ये इन्हें कहाँ से मिलते हैं ये पता नहीं है. तो लास्ट लाइन में कवि यहाँ पे कहते हैं डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. तो कवि कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के भी पास कुछ साल पहले, कुछ पीरियड्स पहले ये क्वालिटीज़ होती थी, मगर जैसे भी while passing through the various stages of evolution, once possessed these all the qualities,
ages ago, and then across the years, so carelessly actually human beings have lost them. ऐसा उनका कहना है कि एक्चुअली डेफिनेटली हम में भी वो क्वालिटीज़ थी कुछ साल पहले, कुछ सालों पहले. 100% ये क्वालिटीज़, इनोसेंस, कंटेनमेंट, सिंप्लिसिटी, और मगर एक्चुअली हमारा जैसा इवोल्यूशन होता गया है, केयरलेसली हमने क्या किया है कि हमारे सेल्फिशनेस की वजह से ये सारी क्वालिटीज़ हम में से खो गई है, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं. सो बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिफरेंस कवि ने यहाँ पे बताया है. अगर हम यहाँ पे देखें कुछ पॉइंट्स कि कौन से पॉइंट्स कवि ने क्रिटिसाइज़ किए ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो एक हम यहाँ पे पॉइंट बता सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे. सो एक पहली क्वालिटी यहाँ पे बताई जा सकती है कि लाई अवेक इन द डार्क, ये एक हमारी क्रिटिसाइज़ किया गया है हमारे बारे में. दूसरा है वीप फॉर देयर सीन्स, ये दूसरा है पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं. तीसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, सो एक्चुअली पजेस द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, ये एक पॉइंट है यहाँ पे. उसके बाद में हम ये भी देख सकते हैं दे डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ये क्रिटिसाइज़ किया गया हुआ पॉइंट है. ओके. उसके बाद में भी ये भी पॉइंट होता है हम स्वेट करते रहते हैं और हम कंटिन्यूसली कंप्लेन करते रहते हैं हमारे कंडीशन के बारे में. ये 5-6 पॉइंट यहाँ पे निकल सकते हैं कि हमारे बारे में क्रिटिसाइज़ किए गए हैं. ओके. अगर यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से गुड वैल्यूज़ और गुड हैबिट्स एनिमल्स में कवि ने बताया है, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए. तो पहली बात है कि एक्चुअली सो दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे हो सकता है. दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है एक ओनिंग थिंग्स, ये उनमें क्रेज़ नहीं होता है, तो एक्चुअली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली बिलोंगिंग्स, ये एक पॉइंट हो सकता है. दूसरा है दे शो देयर क्वालिटीज़ ऑफ इनोसेंस, ये जो है इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी आप कह सकते हैं यहाँ पे, ये एक क्वालिटी उनमें है. उसके बाद में ये भी कह सकते हैं एक्चुअली दे डू नॉट क्राई फॉर देयर मिसडीड्स और वी कैन से देयर सीन्स, ये आप कह सकते हैं. उसके बाद में वो कभी उनके बारे में उनके कंडीशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते, ये एक पॉइंट है, ये हो सकता है. और इसके बाद में ये भी हो सकता है कि एक्चुअली ये जो यहाँ पे पॉइंट है, सो दे डू नॉट वर्शिप अदर ह्यूमन्स और एनी एंसेस्टर्स, ये भी हो सकता है. ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स है जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है दे क्रेज व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले, तो यहाँ पे उसका आंसर हो सकता है कि एक्चुअली क्रेज ऑफ ओनिंग थिंग्स, ये उसका आंसर हो सकता है. एंड लास्ट का एक यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट कुड हैव हैपन टू द टोकन्स ऑफ द पोएट्स सेल्फ, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली द पोएट्स सेल्फ जो भी टोकन्स उनके थे, सो माइट हैव बीन लॉस्ट along the path of his evolution from an animal state to a human state. ओके, ये एक इसका आंसर हो सकता है. सो जो भी इसके जो फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह है वो हम अगली लेक्चर में देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच, बाय.